हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग लेक्चर 9 देखने जा रहे हैं ना। ये रिवीजन क्लास अपनी चल रही है। जिन लोगों के लेक्चर छूट जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं हो पाती है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं हमारी तरफ से। तो आज के लेक्चर में मैं आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूँ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, है ना। ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, तो उस एसआई में हम लोगों ने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना था और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना था, है ना। इन्हीं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी आपकी प्लेन एंगल है और दूसरी क्वांटिटी हमारी सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल हमारे लिए नया है, लेकिन प्लेन एंगल हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम लोग स्कूल टाइम से जिस एंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं वो एंगल हमारी एक तरह से प्लेन एंगल ही है ना। अब आपने देखा होगा, अगर हमसे कोई पूछता है कि 30 डिग्री की एंगल क्या है, कोई हमसे पूछता है 60 डिग्री की एंगल क्या है, 90 डिग्री की एंगल क्या है, 180 डिग्री की एंगल क्या है, तो ये सारे वैसे एंगल्स हैं जिसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं फैमिलियर हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो भी एंगल्स अभी मैंने लिए हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये सारे एंगल प्लेन एंगल के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो अगर हम लोग अपने स्कूल टाइम की डेफिनेशन को याद करेंगे तो एंगल की डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई थी हम लोगों को, तो आप जानते हो एंगल की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। चलिए उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया। जो स्कूल टाइम में हम लोगों को डेफिनेशन सिखाई जाती है एंगल के बारे में, तो एंगल के बारे में हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि जो 2 लाइन की इंक्लाइनेशन होती है, उस इंक्लाइनेशन को ही हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया 2 लाइन, एक लाइन हम लोगों ने ओ ए मान लिया और एक लाइन हम लोगों ने ओ बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। ओ ए और ओ बी के बीच की इंक्लाइनेशन की अगर बात कीजिएगा तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारी इंक्लाइनेशन है। इसी इंक्लाइनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो एंगल है ना हमारी, ये एंगल प्लेन एंगल कहलाएगी। अब इस एंगल को प्लेन एंगल कहने का एक रीज़न भी है, क्योंकि आप इसे एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ना। आपको याद होगा हम लोगों ने जो ज्योमेट्री की थी, उस ज्योमेट्री में जो भी एंगल ड्रॉ की थी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसे हम लोगों ने कॉपी के पेज पर बड़े ही आसानी से ड्रॉ कर दिया था, है ना। तो वैसी एंगल जिसे आप एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसे आप प्लेन एंगल कहोगे। यही वजह है कि इस एंगल का नाम प्लेन एंगल पड़ा, है ना। चलिए अब देखा जाए कि इस प्लेन एंगल से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले एंगल के मेज़रमेंट की बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसके यूनिट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए मेज़रमेंट फॉर एंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़रा देखिएगा अब क्या है। अब हम लोग एंगल मेज़रमेंट के लिए सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को लेंथ की बात करनी है, ठीक है ना। मान लीजिए एक लेंथ ले लिया, तो बताइए, तो एक ही लेंथ को दिखाने का कई यूनिट हो सकता है। लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं, मीटर में भी दिखा सकते हैं, किलोमीटर में भी दिखा सकते हैं, इंच में भी दिखा सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कई यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग लेंथ की यूनिट को दिखाने के लिए। तो ठीक इसी तरह से अगर बात किया जाएगा तो एंगल के यूनिट की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम लोग दो तरह की मेथड को अडॉप्ट करते हैं। एक हमारा होता है डिग्री सिस्टम और दूसरा हमारा होता है रेडियन सिस्टम। चलिए डिग्री सिस्टम के बारे में समझते हैं। डिग्री सिस्टम, ये डिग्री सिस्टम आपकी वैसी सिस्टम है एंगल मेज़रमेंट की जिससे हम लोग स्कूल टाइम से ही फैमिलियर हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं 30 डिग्री की एंगल समझ रहे हैं, 60 डिग्री की एंगल समझ रहे हैं, 90 की समझ रहे हैं, 180 डिग्री समझ रहे हैं, 360 डिग्री समझ रहे हैं। तो ये जितनी भी एंगल मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दी है, तो ये सारी की सारी एंगल आपकी क्या है, डिग्री में लिखी गई है ना। तो ये हमारा डिग्री सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब इस डिग्री सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट्स आती है, इस यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए डिग्री सिस्टम में नॉर्मली 3 यूनिट होता है। अगर मैं इसमें पहले यूनिट की बात करूँगा तो डिग्री सिस्टम में पहली यूनिट होती है हमारी डिग्री, है ना। डिग्री को सुपर स्क्रिप्ट
देकर इस तरह से लिखेंगे। और डिग्री सिस्टम में दूसरी यूनिट जो होती है ना, ये यूनिट हमारी होती है मिनट। मिनट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और इसी डिग्री सिस्टम की तीसरी यूनिट होती है सेकंड। तो सेकंड को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर मैंने लिखा ये वाला साइन, तो ये हमारा 1 डिग्री पढ़ा जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा, तो ये आप आसानी से पढ़ना 1 डिग्री बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर मैंने ये लिखा तो ये लिखा, तो ये हमारा क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा 1 मिनट। उसके बाद अगर मैंने ये लिख दिया तो ये लिख दिया, तो इसे आप क्या पढ़िएगा, 1 सेकंड पढ़िएगा, है ना। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। देखिए, अब तक आपने मिनट और सेकंड की बात की थी, तो मिनट और सेकंड टाइम के लिए था, ठीक है। लेकिन ये मिनट और सेकंड जो है ना हमारा, वो डिग्री में भी, डिग्री सिस्टम के लिए भी एंगल की यूनिट होती है। तो अब क्या, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन एंगल की बात कर रहा है और एंगल में दिया हुआ है कि एंगल आपकी मिनट में है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर ये एंगल की बात हो रही है मिनट और सेकंड के लिए, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टाइम की वो बात कर रहा है, क्वेश्चन किस चीज़ की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है मिनट और सेकंड में, तब आप समझ जाना कि वहाँ पर टाइम वाला मिनट एंड सेकंड है। तो क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाएगा कि ये मिनट और सेकंड एंगल वाला मिनट और सेकंड है, या ये मिनट और सेकंड टाइम वाला मिनट और सेकंड है। बात आ रही है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है, तो इन तीनों के बीच में मैं कनेक्शन लिखता हूँ। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 60 सेकंड की बात करूँगा तो यहाँ से आप लिखिए 60 सेकंड, ये 60 सेकंड 1 मिनट के इक्वल होगा। फिर अगर मैंने लिख दिया 60 मिनट, तो 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है हमारा, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक नॉर्मल प्रोट्रैक्टर की बात करते हैं ना, तो इस नॉर्मल प्रोट्रैक्टर को अगर मेरे को दिखाना है तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। यही हमारा होता है नॉर्मल प्रोट्रैक्टर के लिए, ओके। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर ये रीडिंग कुछ बनी हुई होगी हमारी, तो उन रीडिंग्स को मैं कुछ रफली दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप जानते हो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हम लोग 0 डिग्री मार्क कर सकते हैं, और ये हम लोग 180 डिग्री मार्क कर सकते हैं। आपको पता है 0 से 90 के बीच में यहाँ पर छोटे छोटे लगभग 90 डिविजन्स रहते हैं, याद है ना। प्रोट्रैक्टर आप देख सकते हैं और उस प्रोट्रैक्टर में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये 90 इक्वल डिविजन्स होता है। तो अगर मैं एक इक्वल डिवीजन की बात करूँगा, सिर्फ एक सिंगल डिवीजन की बात करूँगा, तो यहाँ पर जो सिंगल डिवीजन है वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं 1 डिग्री की एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये 1 डिग्री की एंगल कितनी छोटी एंगल होगी। ये थोड़ा मैं बड़ा कर दिखा रहा हूँ, लेकिन मान लो ये 1 डिग्री की एंगल अगर आपकी है, तो ये आ गए 0 डिग्री, ये हमारे आगे 1 डिग्री, है ना। कुछ ऐसा हम लोगों को दिखने वाला है। तो ये हो गए। अब पता है अगर इस 1 डिग्री को हम लोग छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ऐसा 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट आपका 1 मिनट कहलाता है। तो आप कह सकते हो क्या कह सकते हैं हम लोग, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो हर एक पार्ट हमारा 1 मिनट के नाम से जाना जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 डिग्री तो अपने आप में छोटी एंगल है, उस 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट की एंगल कितनी छोटी एंगल होगी, है ना। अब मान लीजिए हमारे पास 1 मिनट की एक एंगल दी गई। हाँ देखिए, अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास जो है ना, ये 1 मिनट का एंगल है, तो यहाँ से मैंने ये 1 मिनट की एंगल दे दी। अब इस 1 मिनट के एंगल को हम लोग क्या करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब 1 मिनट का एंगल छोटे पार्ट में 60 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो हर एक पार्ट हमारा जो कहलाएगा ना, वो 1 सेकंड कहलाएगा। तो लिख ले, यस। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। डिग्री हम लोग जान रहे थे, अगर हम लोग एक प्रोट्रैक्टर के नज़रिए से देखते हैं तो हम लोगों को पता है कि 0 डिग्री की एंगल क्या होती है, 90 डिग्री की एंगल क्या होती है, 180 डिग्री की एंगल क्या होती है ना। और उसी पर मैंने यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 डिग्री की एंगल को डिफ़ाइन किया है। अगर इस 1 डिग्री की एंगल को 60 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक पार्ट हमारा 1 मिनट कहलाएगा। फिर मान लो यहाँ पर अगर हमने 1 मिनट का एंगल डिफ़ाइन कर लिया, तो अगर इस 1 मिनट के एंगल को 60
इक्वल पार्ट में डिफाइन करेंगे तो हर एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा। तो ये मिनट, सेकंड और डिग्री की डेफिनेशन हो गई। इस बेस पर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन। देखिए जो डिस्कशन हमारी हुई है उस डिस्कशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखिएगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 60 सेकंड जो है वो 1 मिनट के इक्वल हो जाएगा और 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो यही है हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम लोगों को डिग्री मेज़रमेंट में, जो ये डिग्री मेज़रमेंट चल रहा है, डिग्री सिस्टम चल रहा है, इस डिग्री सिस्टम में डिग्री, मिनट और सेकंड के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इतनी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने समझी हैं, इन बेसिक चीज़ों को समझने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटिव चीज़ें समझ लेते हैं। वो कैलकुलेटिव चीज़ें क्या हैं, चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस एग्जांपल के नज़रिए से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मान लीजिए 2 एंगल दिए गए हैं। एक एंगल हम लोगों ने कंसिडर कर लिया 53 डिग्री 42 मिनट एंड 38 सेकंड, और अगली एंगल हम लोगों ने कंसिडर कर ली 18 डिग्री 36 मिनट एंड यहाँ से आप मान लीजिए 42 सेकंड, और इन दोनों एंगल को ऐड करना है। एक एग्जांपल एडिशन की देख लेते हैं ना। चलिए ज़रा ऐड कर देखिए तो क्या आ रहा है, बताइए। तो ये हमारे पास कितने रिज़ल्ट आ जाएंगे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 80 सेकंड, ओके, 78 मिनट एंड 71 डिग्री, इतना आ गया ना। तो हमारा ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये आंसर आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में नहीं है। तो नॉट इन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये आंसर हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में नहीं है। देखिए जब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में आप लिखिएगा ना तो हमेशा कोशिश करना कि सेकंड को 60 से कम लिखें और मिनट को भी 60 से कम लिखें, है ना। सेकंड और मिनट दोनों को 60 से कम लिखना है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कैसे बदलेंगे। तो आपका यहाँ पर दिया गया है 71 डिग्री 78 मिनट, 80 सेकंड को अगर लिखना होगा तो आप 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 डिग्री, ये 60 सेकंड आपका 1 मिनट के इक्वल होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलिएगा हाँ 1 मिनट। तो अब यहाँ से एक काम ये किया जाए कि जैसे ये 78 मिनट है ना, ये 1 मिनट प्लस क्या आ गया, 20 सेकंड आ गया। अब बता दीजिए ये 71 डिग्री 78 मिनट और 1 मिनट, ये कितने आ गए, 79 मिनट एंड 20 सेकंड। अभी भी ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ मिनट जो है ना वो 60 से ज़्यादा है। तो अगर आप इसको आगे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 60 मिनट प्लस 19 मिनट लिख दीजिए और ये आ गया 20 सेकंड। अब बताइए तो 71 डिग्री 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री होता है ना, प्लस 19 मिनट और 20 सेकंड, तो ये कितने आ जाएंगे, 72 डिग्री 19 मिनट 20 सेकंड। यही आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में जो एंगल है तो सेकंड में और मिनट में वो वैल्यू हमेशा 60 से कम आती है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। एंगल की समेशन करेंगे तो एंगल की समेशन कुछ ये हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल के नज़रिए से हम लोग समझते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर ये 2 एंगल दिए गए हैं और इन दोनों एंगल की समेशन को हम लोगों को ध्यान देना है ना। तो कभी भी लिखिएगा ना आपको तो सेकंड वाले एंगल को पॉइंट देकर लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो जैसे आप सेकंड वाला एंगल देखिए 45.2 सेकंड आ गई है, 38.7 सेकंड आ गया, इस तरह का भी रिप्रेजेंटेशन रह सकता है। अब ज़रा बताइए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बता दीजिए तो ज़रा। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों को मिल जाएंगे 9 पॉइंट दीजिए, फिर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 83.9 सेकंड आ गया है ना। और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये 9 और 79 मिनट आ गए, 87 डिग्री कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में लिखिए तो क्या लिखिएगा बताइए तो अगर हम लोग लिखते हैं तो ये 87 डिग्री आ जाएंगे, ये प्लस 79 मिनट आ गया, प्लस 83.9 सेकंड है
तो इसको 60 सेकंड प्लस 23.9 सेकंड लिख सकते हैं आप, है ना। तो अब बताइए 87 डिग्री 79 मिनट, 60 सेकंड तो 1 मिनट होता है, 23.9 सेकंड हो गया, है ना। तो ये आ गया 87 डिग्री प्लस ये 80 मिनट आ गया प्लस 23.9 सेकंड आ गया। अभी भी ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में 87 डिग्री इसको 60 मिनट प्लस 20 मिनट कर दीजिए प्लस 23.9 सेकंड रखिए, तो ये आ जाएगा 87 डिग्री 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है प्लस 20 मिनट प्लस 23.9 सेकंड, है ना। तो अब बता दीजिए तो आप आंसर कितने दिख रहे हैं, 88 डिग्री आ गया प्लस 20 मिनट प्लस 23.9 सेकंड। इसे ही डायरेक्टली आप लिखिएगा 88 डिग्री 20 मिनट 23.9 सेकंड, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एडिशन हो रही है। तो एडिशन से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया। चलिए अब एक और एग्जाम्पल पर नज़र दौड़ा। देखिए इस एग्जाम्पल में अगर आप देखिएगा तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का केस है ना। जब सिंपल सब्ट्रैक्शन का केस है तो आप आगे बढ़ जाइए। कैसे आगे बढ़िएगा, अब बताइए 8 में 7 अगर लेस कर दिया तो ये 1 आ गया, 3 में 2 लेस कर दिया तो 1 आ गया, ये 11 सेकंड मिल गए। यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएंगे और ये 13 आ जाएगा, है ना, 13 मिनट आ गया। और फिर यहाँ से 2 ये कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे और ये 24, तो 24 डिग्री 13 मिनट 11 सेकंड। तो इसका आंसर ही हो जाएगा हमारा 24 डिग्री 13 मिनट 11 सेकंड। कितनी आसानी से निकल गया। चलिए ये क्वेश्चन आसानी से निकल गया, एक और ले। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में 36 डिग्री 18 मिनट 24 सेकंड है और 18 डिग्री 42 मिनट 57 सेकंड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लेना। 24 सेकंड तो छोटा है ना 57 सेकंड से, तो डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर मुझे लिखना होगा तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 36 डिग्री 18 मिनट में 1 मिनट आप उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए सेकंड को, तो ये आप 17 मिनट लिख दीजिए। और आप जानते हो ना कि 1 मिनट की अगर बात करते हैं तो 1 मिनट 60 सेकंड होता है। तो अगर मैंने 1 मिनट ट्रांसफ़र कर दिया 24 को, तो 24 को 60 सेकंड से ऐड कर दो तो कितने आ जाएंगे, 84 सेकंड आ जाएंगे। और यहाँ से कितने आ गए, 18 डिग्री 42 मिनट 57 सेकंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि आसानी से जो हमारा है ना वो सेकंड वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अभी भी मिनट वाले पार्ट में कन्फ्यूजन है। मिनट वाला पार्ट अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, 1 डिग्री को ट्रांसफ़र कर दो मिनट वाले पार्ट में। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये 35 डिग्री लिख सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल ही लिख सकते हैं। और 1 डिग्री ये बताइए तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू कितने होते हैं, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट ट्रांसफ़र हो जाएंगे मिनट में। तो ऑलरेडी पहले कितने मिनट दिए गए थे, 17 मिनट दिए गए थे। तो 60 मिनट और 17 मिनट अगर ऐड कर दीजिएगा तो ये 77 मिनट हो गए। और ये आ गया 84 सेकंड। और ये हमारा 18 डिग्री 42 मिनट एंड 57 सेकंड। अब आप कहोगे हाँ सर अब तो ये बड़े ही आसानी से हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब लिख लो फाइनल रिज़ल्ट कितना आता है। तो फाइनल रिज़ल्ट अगर मैं लिखूंगा तो आराम से लिख सकता हूँ। बताइए ये कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। और यहाँ से ये कितने आ जाएंगे, 27 सेकंड आ गए। ये हमारा 5 आ गया और ये हमारा 3 आ गया, 35 मिनट आ गए। और ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे और फिर ये आ जाएंगे 1। तो हमारे पास 17 डिग्री, यही हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या किया जाएगा। तो अगर डायरेक्टली सेकंड से सेकंड सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा कैलकुलेशन बड़ा ही आसानी से हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। चलिए यहाँ से देखिएगा तो 34 डिग्री में 28 डिग्री 15 मिनट एंड 42 सेकंड को हम लोग 100 को सॉल्व करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो कैसे किया जाएगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग क्या है। खुद से जिन लोगों ने ट्राई किया होगा तो कुछ समझ में आया होगा कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आया
तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से किया जाएगा। यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे को लिखना होगा तो 34 डिग्री को अगर मैं लिखूँगा तो ये 34 डिग्री को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 34 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकंड, ये लिखा जाएगा हमारा, है ना। तो अब बताओ, तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट से तो हमारे पास यही है 34 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, और ये है 28 डिग्री 15 मिनट एंड 42 सेकंड, और इसे ही हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे हम लोगों को इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर स्लो लग रहा है तो। अब देखो, कभी 0 सेकंड में से तो 42 सेकंड लेस नहीं होगा, 0 मिनट में से 15 मिनट तो लेस नहीं होगा। तो एक काम ये किया जाए कि 34 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो अब इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर मैंने इसको लिख दिया 33 डिग्री, तो बताइए 33 डिग्री लिखा तो 1 डिग्री हो गए। 1 डिग्री में कितने मिनट आते हैं? 60 मिनट आते हैं। तो अगर आप 34 डिग्री की बात कीजिएगा तो 34 डिग्री को 33 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिखिए, तो ये 33 डिग्री प्लस 60 मिनट आ जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब इसको सेकंड में भी लाना है, तो सेकंड में लाने के लिए क्या कीजिएगा, 33 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 1 मिनट लिख दीजिए। तो बताइए, इस तरह से अगर 34 डिग्री लिखिएगा तो 34 डिग्री कितने आएंगे, 33 डिग्री 59 मिनट, और 1 मिनट कितने सेकंड के इक्वल होता है, 60 सेकंड। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो अब बताइए, जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर लिखना होगा तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 34 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, इसमें से लेस करना है 28 डिग्री 15 मिनट 42 सेकंड। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 33 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड, और यहाँ से लेस कर दीजिए तो 28 डिग्री 15 मिनट 42 सेकंड। अब तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर बड़ा जल्दी आ जाएगा। बता दीजिए, इतना दिख, देखिए 5 डिग्री 44 मिनट 18 सेकंड, इतना आप लोगों को दिख रहा होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। कितनी आसानी से हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि प्लेन एंगल, अभी पढ़ क्या रहे हैं, तो प्लेन एंगल की डिग्री सिस्टम पढ़ रहे हैं कि डिग्री सिस्टम में प्लेन एंगल को किस तरह से दिखाया जाता है। उसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि डिग्री सिस्टम में 3 यूनिट रन करता है, डिग्री, मिनट और सेकंड, है ना। तो उस वे में जो प्लेन एंगल की रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये देख लिया कि प्लेन एंगल को ऐड कैसे करते हैं या फिर इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स से। अब ज़रा देखिए, और इसमें हम लोग क्या नया कर सकते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कन्वर्ट 28 डिग्री 15 मिनट एंड 42 सेकंड इनटू डिग्री। मतलब इसको प्योर डिग्री में लिखना, मिनट और सेकंड को हटा देना, है ना। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है, डिग्री में लिखना है। तो ज़रा देखिए क्या लिख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 28 डिग्री 15 मिनट 42 सेकंड। आप एक काम करो, इसको लिखना होगा 28 डिग्री 15 मिनट प्लस 42 सेकंड, है ना। ज़रा ये बताना तो आप लोग, अगर मैं बात करूँगा तो बात करता हूँ तो हम लोग जानते हैं ना कि 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूँगा तो 1 मिनट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/60 डिग्री, पक्का। तो अब यहाँ से देखो, इसको अगर लिखोगे तो ये 28 डिग्री 15 मिनट है, तो 1 मिनट आपका 1/60 डिग्री हो गया। तो 15 मिनट को अगर लिखना होगा तो ये 15/60 डिग्री नहीं होगा, आप बोल सकते हैं हाँ हो जाएगा, प्लस 42 सेकंड। तो ये बताओ तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट को अगर मैं डिग्री में चेंज करता हूँ तो 1 मिनट को डिग्री में चेंज किया तो ये 1/60 डिग्री आ गया। और अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँगा तो क्या ये 1 सेकंड 1/60 इंटू 60 डिग्री नहीं आएगा, आप बोलिएगा हाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, 42 सेकंड है तो 42 सेकंड क्या आएगा, 42/60 इंटू 60, और ये डिग्री में आ गया।
तो सारी चीज़ें हमारी डिग्री में बदल गई। अब अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये 28 डिग्री आ जाएगा प्लस 1/4 डिग्री आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 से कैंसिल कीजिए, 6 7 42, 6 10 इतने आ गए, तो ये हमारे 7/600 डिग्री आ गए, है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ, एक सेकंड। देखिए जैसे ही आपने चेंज किया ये 28 डिग्री आ गया, और ये अगर आप चेंज कीजिएगा तो 0.25 डिग्री आ जाएगा, और 7 को 600 से अगर हम लोगों ने डिवाइड दिया तो ये हमारा आ जाएगा 0.0116, इतने आ जाएंगे, ये डिग्री आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे जो आएगा हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, तो ऐड करने पर आ जाएगा 28.2616 डिग्री। हालांकि डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर लिखिएगा तो डेसिमल के 2 प्लेस तक आ जाएगा 28.26 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए किस तरह से अगर मिनट और सेकंड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि कन्वर्ट 42.352 डिग्री इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन बोले तो मिनट और सेकंड के कॉम्बिनेशन में हम लोगों को दिखाना है ना, मिनट एंड सेकंड के कॉम्बिनेशन में हम लोगों को इसे दिखाना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 42.352 डिग्री, है ना। बताइए तो इसको ऐसा लिखिएगा 42 डिग्री प्लस 0.352 डिग्री। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ इसको ऐसा लिखोगे 42 डिग्री प्लस 0.352 है ना, तो 0.352, और 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होता है 60, ये मिनट में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो अब बताइए अब आपका क्या आ गया 42 डिग्री प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाता है 21.12 मिनट, इतने मिल गए। अब अगर मेरे को आगे लिखना है तो ये आ गया 42 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 0.12 मिनट, है ना। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 42 डिग्री प्लस 21 मिनट 0.12, और मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सेकंड में मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से देख लीजिए कितने आंसर आ गए, है ना। ये हम लोगों को मिल जाएंगे 42 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 7.2 सेकेंड। तो फाइनली अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 42.352 डिग्री इज इक्वल टू 42 डिग्री 21 मिनट एंड 7.2 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली यहाँ पर। हम लोगों ने डिग्री सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया। डिग्री सिस्टम में जो मिनट और सेकंड के कॉम्बिनेशन में एंगल को दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली प्लेन एंगल से रिलेटेड। याद रखना ये जो यूनिट मैंने लिया है डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ये हमारा प्लेन एंगल से रिलेटेड यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री सिस्टम कंप्लीट कर लेने के बाद अब बढ़ते हैं रेडियन सिस्टम, जिसे एसआई यूनिट ऑफ एंगल भी कहते हैं। एंगल की एसआई यूनिट अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन। देखिए अब हमारे पास जो एसआई सिस्टम है एंगल मेज़रमेंट के लिए, प्लेन एंगल मेज़रमेंट के लिए, वो हमारा है रेडियन सिस्टम। इसे सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो चलिए सर्कुलर सिस्टम को समझते हैं कि ये सर्कुलर सिस्टम है क्या, है ना। एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, समथिंग लाइक दिस। देखिए ये एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, और मान लीजिए कि सेंटर, डेट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हम लोगों ने यहाँ से एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, और फिर एक और पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो बी से, और सेंटर ऑफ द सर्कल को आप जो है ना बी से ज्वाइन कर लीजिए। सपोज़ ये ओ हो गया हमारा, है ना। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ से। यहाँ पर देखिएगा ये जो ए बी पार्ट है ना, ये ए बी पार्ट, इस ए बी पार्ट को तो हम लोग आर्क के नाम से जानते हैं, पता होगा हम लोगों को। तो ज्योमेट्री में ये आर्क कहलाता है। ओके, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये हमारा आर्क हो गया, और इस आर्क की लेंथ को क्या मान लिया, एल मान लिया।
और ये सर्कल की रेडियस है, रेडियस को हम लोगों ने r कंसीडर कर लिया। तो इस कंडीशन में अगर बात किया, देखिए आर्क लेंथ और रेडियस समझ लेने के बाद अब हम लोग डील करते हैं कि 1 रेडियन की एंगल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को डिफाइन करना होगा 1 रेडियन की एंगल क्या है। तो चलिए समझते हैं 1 रेडियन की एंगल किसे कहा जाता है। देखिए मैंने लिख दिया 1 रेडियन, तो चलिए इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझा दूँ। तो चलिए डेफिनेशन हमारा रेडी है। डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। कोई आर्क है, वो आर्क सेंटर पर जितनी एंगल बनाएगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये आर्क ए बी हो गया और ये आर्क ए बी सेंटर पर ये वाली एंगल बना रही है, एक प्लेन एंगल बनी। तो ये प्लेन एंगल आपकी 1 रेडियन कहलाएगी, मतलब ये प्लेन एंगल हमारी 1 रेडियन होगी। किस कंडीशन में 1 रेडियन होगी, जब आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये प्लेन एंगल हमारी 1 रेडियन कहलाएगी, है ना। देख लीजिए यहाँ देखिएगा आपको आर्क ए बी दिख रहा है ना। तो अगर इस आर्क ए बी के हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो आप देखना, अगर मैं इस ए बी की लेंथ की बात करता हूँ तो इस ए बी की लेंथ अगर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो गई, डेट इज़ लेंथ की अगर बात किया तो ये लेंथ हमारा रेडियस के अगर इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में सेंटर पर जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल हमारा 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो उम्मीद है कि डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है तो ये आर्क सेंटर पर जितनी एंगल बनाएगा वो एंगल आपकी 1 रेडियन के एंगल के इक्वल कहलाती है, 1 रेडियन होती है। ओके, अब चलो अब इसके आगे की डेफिनेशन की बात कर। चलिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखें, मान लिया जाए कि यहाँ पर अब आर्क की अपनी एक लेंथ है ए ओ बी, आर्क ए बी की अपनी लेंथ है और इस लेंथ को एल मान लिया, रेडियस को आर मान लिया और ये एंगल है, इस एंगल को हम लोगों ने थीटा मान लिया। तो अब देखिए अब क्या रिलेशन आ सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए तो हम लोगों ने लिख दिया कि अगर आर्क की लेंथ आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। अब मान लो आर्क की लेंथ हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, है ना। देखिए यूनिटरी मेथड हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आर्क की लेंथ 1 हो जाती है तो 1 के लिए सेंटर पर कितना एंगल बनेगा बताइए। तो आर रेडियस के लिए आपका 1 रेडियन बना है, तो अगर रेडियस की वैल्यू 1 रख दीजिएगा तो एंगल कितना आ जाएगा, 1/r रेडियन आ जाएगा। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट अब ज़रा बताइए, तो अगर आर्क की लेंथ एल मान लिया, तो एल मान लिया तो क्या होगा, आप ज़रा ध्यान देना। आर्क की लेंथ अगर 1 है, यूनिटी है, तो एंगल 1/r रेडियन आया है, तो वापस अगर आर्क की लेंथ को एल मान लिया तो एंगल कितना आ जाएगा, l/r रेडियन आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। एल लेंथ की आर्क सेंटर पर कितनी एंगल सबटेंड करेगी, तो l/r रेडियन की एंगल सबटेंड करेगी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हेंस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, l/r। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से l/r हम लोगों को किस में मिलने वाला है, हम लोगों को l/r हमेशा रेडियन में मिलने वाला है। कभी डिग्री मत लिखिएगा, डिग्री हमारा गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज एक एग्जांपल की बात हम लोग करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में लेंथ ऑफ आर्क हमारा 5 मीटर दिया गया है और रेडियस ऑफ सर्किल हम लोगों ने 2.5 मीटर मान लिया। तो ये आर्क सेंटर पर कितनी एंगल सबटेंड करेगा, तो l/r के हिसाब से 5/2.5 लिखना, तो ये हमारा 2 आएगा। तो ये 2 किस में आ गया, 2 रेडियन में आ गया। इसको डिग्री में लिखने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपने गलत फहमी में यहाँ 2 डिग्री लिख दिया तो ये 2 डिग्री हमारा रॉन्ग रिजल्ट देगा। ये जब भी डिफाइन होता है थीटा इज इक्वल टू l/r, तो ध्यान देना है थीटा इज इक्वल टू l/r से ये एंगल हमारा रेडियन में ही डिफाइन होता है ना। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि रेडियन क्या होता है, रेडियन मेज़रमेंट क्या है। तो देखिए रेडियन मेज़रमेंट में एंगल की SI यूनिट होती है। इसे हम लोग सर्कुलर मेज़रमेंट या सर्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंपल तरीका ये है कि एक सर्कल के सेंटर पर हम लोग 1 रेडियन का एंगल डिफाइन कर रहे हैं। तो ये 1 रेडियन का एंगल बनता कब है, तो अगर कोई आर्क जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है तो वो आर्क सेंटर पर जितनी एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन
रेडियन की एंगल कहलाएगी। ये 1 रेडियन की एसआई डेफिनेशन है। और उसी के बेस पर हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर कोई भी लेंथ की आर्क है, मान लीजिए कि एल लेंथ की ही आर्क है, तो ये एल लेंथ की आर्क सेंटर पर जो एंगल थीटा बनाती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो हम लोगों को यहाँ से मिल गया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन आता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड ये एल बाई आर से थीटा जो मिलेगा वो रेडियन में ही मिलेगा। अब देखिए रेडियन को डिग्री में किस तरह से बदलते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है, वो हम लोग ध्यान में दे देते हैं। देखिए ज़रा, ये एकदम याद रखिएगा, पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है ना वो 180 डिग्री होती है। तो ये आपको लिखना है, ये पाई वही है जो हम लोग पाई की वैल्यू की बात करते हैं, तो पाई अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 22/7, जिसे डेसिमल में लिखेंगे तो 3.14 भी लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना पाई रेडियन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। चलो भाई आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री। ये जो एंगल दिए गए हैं इस एंगल को डिग्री में बदलना, इस एंगल को रेडियन में बदलना है, नॉट रेडियन में, डेट इज एसआई यूनिट में हम लोगों को चेंज करना है ये जो एंगल दिए गए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या यूज़ हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ना पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप 180 डिग्री की बात कीजिएगा तो 180 डिग्री किसके इक्वल हम लोगों को दिख रहा है, पाई रेडियन। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँगा तो ये 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, यूनिटरी मेथड लगा दिया। और अगर मान लीजिए कि एंगल थीटा दिया गया है और ये थीटा डिग्री में दिया गया है, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई इंटू थीटा बाई 180 रेडियन आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख रहे होंगे, थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू थीटा बाई 180 रेडियन। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में है 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये बताइए, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन 30 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना। आप जान रहे हो ना, थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू थीटा बाई 180 रेडियन है। तो आपको अगर 30 डिग्री लिखना होगा तो ये पाई इंटू थीटा बोले तो 30 डिवाइडेड बाई 180 और ये रेडियन आ गए। बता दीजिए, ये 6 आ गए, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, पाई बाई 6 रेडियन आ गए। सिंपल सॉल्व हो गया हमारा। सेकंड में आप देख लो, सेकंड में क्या है, 60 डिग्री है। तो अगर हम लोग 60 डिग्री की बात करेंगे तो कैसे ये रेडियन में कन्वर्ट होगा, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 60 डिवाइडेड बाई 180, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाई 3 कितने आ जाएंगे, रेडियन आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट मान लीजिए इसमें से कोई एक ले लिया, सपोज़ 135 डिग्री ही ले लिया, है ना। तो मान लीजिए 135 डिग्री को हम लोगों को चेंज करना है। तो जब आप 135 डिग्री की बात कीजिएगा तो ये पाई इंटू 135 डिवाइडेड बाई 180 आ जाएंगे। आप 45 से कैंसिल कीजिए, 45 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये 3 पाई बाई 4 आ जाएगा और ये हमारा रेडियन में आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ हम लोग डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू थीटा बाई 180 रेडियन, यहाँ से आप कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे, तो बहुत ही आसान है। अब जैसे मान लो फोर्थ नंबर हम लोग 120 डिग्री की ही बात करते हैं। मान लो फॉर्मूला भूल गए, क्या कर सकते हैं, इतना तो याद रहेगा ना आपको कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। आप बोलोगे हाँ ये तो याद रहेगा क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल। तो ये बताइए 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। तो 120 डिग्री की बात अगर कीजिएगा तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई इंटू 120 बाई 180 और ये रेडियन, तो ये 60 से कैंसिल कर दीजिए 2 और 3 टाइम्स में, तो हमारे पास 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई 3 रेडियन, इतने आ गए। तो ये कन्वर्जन के लिए हम लोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ओके,
देखिए अब हमारे पास है कि कन्वर्ट करना है, कुछ एंगल्स हमारे दिए गए हैं, उन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं मान लेता हूँ, ये हमारा दिया गया है π/6 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बताइए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखिएगा डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितने आ गए 30 डिग्री, आंसर आ गया। सेकंड में मान लीजिए कि आपका 2π/3 रेडियन दिया गया है ना, इसको हम लोगों को डिग्री में लिखना। तो बताइए पाई रेडियन तो 180 डिग्री है ना, तो ये 2/3 तो अपनी जगह पर है और पाई रेडियन की जगह पर 180 लिख दीजिए, तो ये 6 आ गए, तो ये कितने आ जाएंगे 120 डिग्री, कन्वर्जन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, मान लीजिए आपको दिया गया है 4π/5 रेडियन, ये दिया गया। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना, ये 4/5 हो गया और पाई रेडियन तो 180 डिग्री होता ही है, तो अब 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 डिग्री आ जाएगा। तो 4π/5 रेडियन कितने आ जाएंगे 144 डिग्री। नेक्स्ट आइए, अगर ये 4/5 रेडियन रहा तो ध्यान दीजिएगा 4π/5 नहीं है, सिंपली 4/5 रेडियन है, तो क्या करेंगे। तो अब इसके लिए एक मेथड अडॉप्ट कीजिए, वो क्या है वो मैं आपको समझा दूं। आप बताइए तो मुझे, पाई रेडियन बोलिए, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करूँगा तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा 180/पाई डिग्री। अब बताइए 180 और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो जब मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री हो। आप देख पा रहे हैं ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ से जो हम लोगों को पता करना है वो अब आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये बताइए 1 रेडियन 57.3 डिग्री है, तो 4/5 रेडियन क्या आ जाएगा 4/5 इंटू 57.3 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आंसर। देखिए सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा है ना, तो ये सॉल्व करने के बाद कितने मिल जाएंगे, तो 45.84 डिग्री आ जाएगा है ना। बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल है ना, तो आपको 4/5 रेडियन के लिए लिखना था। तो 4/5 रेडियन कितना आ जाएगा, 4/5 को 57.3 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा आफ्टर कैंसिलेशन वो 45.84 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्लेन एंगल देख लिया। ओके, तो एक चीज़ तो इतने सारे डिस्कशन से समझ में आया कि प्लेन एंगल जो बन रहा है, तो प्लेन एंगल को बनाने के लिए लेंथ रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए तो यहाँ पर आर्क का लेंथ लिया गया है ना, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आर्क का लेंथ ही है ना। तो ये लेंथ जो है सेंटर पर एंगल जो बनाएगी वो एंगल प्लेन एंगल कहला रही है। ओके, तो बस इतना ही याद रखना है कि प्लेन एंगल के फॉर्मेशन के लिए लेंथ रिस्पॉन्सिबल होता है। अब या तो ये कर्व हो सकता है या नहीं तो ये स्ट्रेट हो सकता है। जैसे कि सर्कुलर फॉर्म में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से ये सर्कुलर फॉर्म में मैंने ये ले लिया है ना, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैंने ये ले लिया तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है, तो बताइए तो ये जो पोर्शन है आर्क का, ये पोर्शन इस पॉइंट पर एक एंगल बना रहा है। आप बोलिएगा हाँ ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हमारी कौन सी एंगल बन रही है, ये एंगल आपकी प्लेन एंगल ही बन रही है ना। और प्लेन एंगल को बनाया किसने, तो ये जो पार्ट आपने लिया है यहाँ पर, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक लेंथ को ही दिखा रहा हमारा। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेंथ। तो लेंथ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंगल। अब मान लीजिए कि यही लेंथ हमारा कर्व ना होकर एक स्ट्रेट सेगमेंट होता, समथिंग लाइक दिस, और हम लोगों से ये पूछा जा रहा होता कि इस पॉइंट पर एंगल क्या होगा, तो हम लोग इन दो एक्सट्रीम को वापस इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते। आप देख पा रहे हैं
इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। बताइए ये जो एंगल आई, ये एंगल भी हमारी क्या आ गई, तो ये एंगल भी हमारी एक प्लेन एंगल ही डिफाइन हो रही है। और ये जो पोर्शन आ गया हमारा, तो हम लोग इस पोर्शन को लिख सकते हैं ना कि ये पोर्शन हमारा क्या है, एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ आपका प्लेन एंगल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। देखिए मैंने लिख दिया, इस चीज़ को एकदम याद रखना है। प्लेन एंगल के फॉर्मेशन में मेन रूल किसका होता है, लेंथ का होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें प्लेन एंगल से रिलेटेड हैं जो अब तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आज की लेक्चर की दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, और दूसरा सेक्शन हमारा है क्या, सॉलिड एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पर हमारा एक लेक्चर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉलिड एंगल की तरफ, है ना। ओके, ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। सॉलिड एंगल क्या है, देखिए अभी आपने देखा था कि अगर लेंथ का कोई सेक्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लेंथ का सेक्शन हो गया, या यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये लेंथ का सेक्शन है ना। तो लेंथ का सेक्शन किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल हमारी प्लेन एंगल कहलाती है। लेकिन सॉलिड एंगल में मामला थोड़ा सा बदल जाता है। मान लिया जाए कि हम लोगों के पास एक एरिया है, तो एक एरिया मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। देखिए ये मैंने एक एरिया ड्रॉ कर दिया, और अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अच्छा बताओ अगर ये हमारा कोई पॉइंट है तो ये एरिया इस पॉइंट पर एंगल कैसे बनाएगा, एंगल को आप किस नज़रिए से देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मान लिया जाए कि इस एरिए के जगह जगह पर हम लोगों ने धागा बांध दिया, ठीक है ना। हम लोग मान लेते यहाँ पर एक स्ट्रिंग बांध दिया है, और इस स्ट्रिंग से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। फिर एक स्ट्रिंग आपने यहाँ पर अटैच कर दिया, इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद एक स्ट्रिंग आप यहाँ अटैच कर लो, और मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट मान लीजिए कि स्ट्रिंग यहाँ अटैच किया है, और मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता चला जाता हूँ। बस इसी तरह से आप सेवरल टाइम्स स्ट्रिंग को अटैच कर दीजिए जगह जगह से, और आप उस स्ट्रिंग को, उस धागे को एक पॉइंट पर मिलाइए। तो आप देखेंगे कि हम लोगों को एक स्पेशल एंगल डिफाइन हुआ है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ पर है तो हम लोगों ने यहाँ से इसको इस वे में मिला दिया। तो आप देखना तो यहाँ पर एक एंगल चारों तरफ से इस मैनर में मिलेगी हम लोगों को। ये एंगल एयर में बनती है, हवा में बनती है, प्लेन सरफेस पर कभी बन नहीं सकती है। तो इसीलिए इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। तो बात आई समझ में, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो अगर मैं सॉलिड एंगल की बात हो, अगर सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सॉलिड एंगल के फॉर्मेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक एरिया रिस्पॉन्सिबल है। आप कह सकते हैं कि कोई एरिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल बनाता है वो एंगल ही हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। अब आपने 9th क्लास की ज्योमेट्री में एक शेप पढ़ा होगा, कोन शेप पढ़ा है ना। तो चलिए मैं आपको कोन की याद दिलाता हूँ। कोन कुछ ऐसा होता है, देखिएगा, देखिए ये मैं कोन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और ये कोन की बेस हो गई, बेस एरिया जिसे हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। देखिए कोन देखा हम लोगों ने, कुछ याद आ रहा होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँगा स्पेशली ये वाले पार्ट की, ये जो सर्कुलर बेस है, तो ये हमारा एक एरिया ही ना दिखा रहा है। अब बताइए, तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँगा तो ये पूरा एरिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, ये एंगल हमारा सॉलिड एंगल होगा, जो इस तरह से अपीयर हो रहा है। तो ये एंगल हमारा सॉलिड एंगल है। तो एक चीज़ तो अब आप समझ रहे होंगे, क्या, कि अगर एरिया की वजह कर किसी पॉइंट पर एंगल बन रही है तो वो एंगल आपकी सॉलिड एंगल कहलाएगी। ठीक यहाँ पर आपने जो पढ़ा था इस कंडीशन में कि लेंथ की वजह कर किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल कहलाएगा, तो एरिया की वजह कर किसी पॉइंट पर अगर जो एंगल बनेगा तो वो एंगल हमारा सॉलिड एंगल कहलाएगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो सॉलिड एंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं आसानी, देखिए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कोई एरिया किसी पॉइंट पर जिस एंगल को बना रहा होगा वो हमारा एक सॉलिड एंगल होगा। सॉलिड एंगल को दिखाने के लिए हम लोग ओमेगा से सॉलिड एंगल को दिखा सकते हैं। ये हमारा सॉलिड एंगल है, दोनों साइन सॉलिड एंगल के लिए होता है, और ये दोनों ओमेगा ही लिखा हुआ है, ये और ये
अगर दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों हमारा क्या पढ़ा जाता है, ये दोनों पढ़ा जाता है ओमेगा। ओके, अब आप बोलोगे सर इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको बताऊं, ये ठीक वैसा ही फ़र्क है जैसा कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में था। तो ये आपका कैपिटल ओमेगा है और ये हमारा स्मॉल ओमेगा है, ये डिफरेंस हो जाता है ना। तो सॉलिड एंगल को ग्रीक अल्फ़ाबेट ओमेगा से दिखाया जाता है। अब देखिए, आप सॉलिड एंगल को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अगर हम लोग सॉलिड एंगल के एसआई यूनिट की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन, जिसे एस आर से दिखाते हैं। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैं आपको प्लेन एंगल पढ़ा रहा था और प्लेन एंगल की एसआई यूनिट जो थी वो रेडियन थी और हम लोगों ने डिफाइन किया था कि 1 रेडियन का एंगल क्या होता है, याद है ना। तो चलिए अब डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन कि 1 स्टेरेडियन की एंगल किसे कहा जाता है। 1 स्टेरेडियन की एंगल पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, ये है क्या। देखिए, ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया वो एक स्फीयर है, इसे आप सर्कल मत समझिएगा, ये है हमारा स्फीयर, है ना। तो स्फीयर पर एक छोटा सा एरिया यहाँ कंसीडर किया गया है, आपको दिख रहा होगा, ये एरिया हम लोगों ने ले लिया है ना। इस एरिया की बात हो रही है, ये एरिया हो गए, कितने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ये एरिया सेंटर ऑफ स्फीयर पर एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा। अगर आप ध्यान लगाना तो यहाँ पर ये एक एंगल बन रही होगी और ये एंगल आपकी कौन सी एंगल है, सॉलिड एंगल है। और ये सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन की कब कहलाती है, इसी 1 स्टेरेडियन को ही तो हम लोगों को डिफाइन करना है। तो चलिए डिफाइन करते हैं 1 स्टेरेडियन क्या है। देखिए, 1 स्टेरेडियन को चलिए डिफाइन कर लेते हैं। 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या है, देखिए तो क्या लिखा है मैंने 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस ऑफ स्फीयर। आप देखना, ये ब्लू कलर वाली एक स्फीयर दिखाई जा रही है और स्फीयर से एक एरिया आपको यहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये एरिया आपको दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है ना, इस टाइप से। तो ये एरिया कितना है, अब ये एरिया कितना है उसी को डिस्क्राइब किया गया है जो मैंने ब्लू कलर से लिख कर दिया है। तो ज़रा मैं इस पर बात करता हूँ कि जो सरफेस आप ले रहे हो, जैसे ये हमारे पास सरफेस है, इसी सरफेस की हम लोग डेफिनेशन में बात कर रहे हैं, इसी सरफेस की। तो अब ये सरफेस है तो इसकी एरिया कितनी है, तो देखिए तो क्या लिखा गया, हैविंग एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। मतलब इस सरफेस का जो एरिया है वो एक ऐसे स्क्वायर के एरिया के इक्वल है जिस स्क्वायर के अगर रेडियस साइड की बात कीजिएगा ना, तो इस स्क्वायर का साइड जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। तो अब बताओ, तो अगर मैंने ये स्क्वायर मान लिया कि भाई हमारा ये स्क्वायर है, तो अब इस स्क्वायर के एरिया की बात कीजिएगा तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम लोगों को मान लीजिए कि इसका एरिया लिखना होगा तो इसका एरिया तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया ये होता है। तो मालूम ये हो गया कि जो स्फीयर पर आप सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पर जो ये सरफेस लिया गया है, इस सरफेस का एरिया इसी स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, ऐसा एसआई डेफिनेशन है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी एरिया की बात करूँगा तो इसकी एरिया हो जाएगी आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि अगर ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर एरिया सेंटर ऑफ स्फीयर पर जितनी एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल 1 स्टेरेडियन कहलाएगी। तो आगे लिख सकते हैं, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ दूँ, 1 स्टेरेडियन, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस ऑफ स्फीयर having area equal to the area of a square whose side is equal to the radius of sphere at the center of the sphere। तो एक ऐसी सरफेस जिसकी एरिया आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर वाली एरिया स्फीयर के सेंटर पर जितनी एंगल बनाएगी, तो ये एस आई के डेफिनेशन के हिसाब से ये एंगल हमारा 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। यही है आपका 1 स्टेरेडियन का डेफिनेशन। अब मान लो एरिया आर स्क्वायर ना होकर कुछ और रहता तो एंगल कितना बनता, उसकी बात कर लें। देखिए ध्यान से, ये स्फीयर हम लोगों ने ले लिया है ना। अब मान लीजिए कि इस स्फीयर की अगर इस सरफेस की एरिया की बात करेंगे तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस की एरिया हम लोगों ने एस मान ली, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया।
अब अगर स्फीयर के रेडियस के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये हमारे पास सेंटर पर ये जो बन रहे हैं ये आपके सॉलिड एंगल बन रहे हैं, आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये हमारी सॉलिड एंगल है ना। सॉलिड एंगल को हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं, तो ये ओमेगा सॉलिड एंगल आ गया। तो बताइए हम लोगों को क्या लिखना है, इस एरिया के लिए कितनी सॉलिड एंगल बनी है, वो एंगल हम लोगों को दिखानी है, जबकि रेडियस तो आर है हमारा स्फीयर का। तो आप लिख सकते हो ना ऐसे कंडीशन में, वी नो डैट फॉर एरिया आर स्क्वायर सॉलिड एंगल इज 1 स्टेरेडियन। आर स्क्वायर एरिया के लिए जो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है वो 1 स्टेरेडियन के इक्वल डिफाइन होता है। तो अब मान लिया जाए कि मैं चेंज कर रहा हूँ अपना लैंग्वेज और यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। यूनिटरी मेथड लगाइएगा तो फॉर एरिया 1 मतलब यूनिट एरिया के लिए अगर आप बात कीजिएगा तो यूनिट एरिया के लिए सॉलिड एंगल कितना आएगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं सॉलिड एंगल इज़ 1 आर स्क्वायर स्टेरेडियन। ये हमारा यूनिट एरिया के लिए आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में कितना एरिया दिया गया, क्वेश्चन में एस एरिया दिया गया है, तो आप फिर लिख सकते हैं ना, बता दीजिए क्या लिखिएगा, फॉर एरिया एस एरिया के लिए अगर हम लोगों को सॉलिड एंगल लिखना होगा तो सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं एस बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन, इतना हो जाएगा। सॉलिड एंगल को आप किससे दिखा रहे हैं, ओमेगा से दिखा रहे हैं, तो इस तरह से अगर हम लोगों को लिखना होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू आप एस अपॉन आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास सॉलिड एंगल का बेसिक डेफिनेशन आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर आ गया। और ये एस अपॉन आर स्क्वायर से सॉलिड एंगल जब भी मिलेगा ना तो स्टेरेडियन में मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेरेडियन में हो गया। अब देखिए क्लास ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब जाते जाते मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो आप ध्यान देना, एकदम गलती हो जाती है मैक्सिमम लोगों से मैंने देखा है। मैंने आपको बताया है पाई रेडियन, और ये पाई रेडियन 180 डिग्री मैंने बताया है ना। अगर आपको पाई स्टेरेडियन लिखा हुआ मिलेगा तो पाई स्टेरेडियन 180 डिग्री मत लिख देना, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, डिग्री प्लेन एंगल की यूनिट है, सॉलिड एंगल की यूनिट नहीं है। इसीलिए आप कभी भी सॉलिड एंगल में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा। पाई स्टेरेडियन अगर आपने लिखा हुआ देखा है तो उसे आप सॉलिड एंगल में कायम मत बदलना, पाई स्टेरेडियन को डिग्री में मत बदलना कि 180 डिग्री के इक्वल कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग ये जान चुके हैं ना कि अगर आर्क की लेंथ एल है तो ये वाली लेंथ हम लोगों ने एल ले ली, ध्यान देना, ये लेंथ एल ले ली, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एल बाई आर आ गया, ये हम लोगों को पता है। अब मान लिया जाए कि अगर हम लोग एक कंप्लीट सॉलिड प्लेन एंगल की बात करते हैं, कंप्लीट प्लेन एंगल का मतलब हो गया कि ये पूरी तरह से एक साइकिल पूरा कर लेता है। तो जब एक साइकिल पूरा कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में लेंथ दिखाना होगा, तो लेंथ फॉर 1 साइकिल तो सरकमफेरेंस के इक्वल ना हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉलिड एंगल के लिए अगर आप थीटा लिखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर एल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो एल की वैल्यू सरकमफेरेंस के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है कंप्लीट एंगल डिफाइन करने के लिए। और ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू सरकमफेरेंस कितने आ जाएंगे, 2 पाई आर बाई आर, आर और आर कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये मिल जाएगा हमारा एक साइकिल। और आप अच्छी तरह से जानते हो ना कि पाई रेडियन तो 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो हमें मालूम है कि एक राउंड जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट करने पर कितनी एंगल बनती है, 360 डिग्री एंगल बनती है, जो यहाँ पर दिख रही है हम लोगों को क्लियर कट में, है ना। आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह से कंप्लीट प्लेन एंगल की बात करते हैं, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। देखिए हम लोग सॉलिड एंगल के विषय में ये तो जानते हैं ना कि अगर ये हमारी सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया को हम लोगों ने एस कह दिया, रेडियस आर है, तो ऐसे कंडीशन में सॉलिड एंगल क्या हो गया, ओमेगा।
और अभी जस्ट हम लोगों ने लाया ओमेगा इज इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर, और ये हमारा किस में आता है, स्टेरेडियन में आता है। ओके, अब मान लिया जाए कि अगर हमारा सॉलिड एंगल मतलब कंप्लीट सेंस में लेना है, तो कंप्लीट सेंस में लेना है तो आप बताइए, तो कंप्लीट सेंस में क्या होगा, पूरा का पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा। अभी स्फीयर पर एक छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है ना, लेकिन जब कंप्लीट सॉलिड एंगल की हम लोग बात करेंगे तो कंप्लीट सॉलिड एंगल के केस में हमारा कंप्लीट ये सरफेस एरिया जो है ना स्फीयर का, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। जब ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप लिख सकते हो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब बता दीजिए ओमेगा, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, मेंसुरेशन मैथ में पढ़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितने आ गए, 4 पाई स्टेरेडियन आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट सॉलिड एंगल आ गया। एक कंप्लीट सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल होता है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा रिजल्ट, है ना। इसीलिए मैं बता रहा था, बेसिकली इसी केस में मैं बता रहा था, लोग पाई देखते हैं ना सॉलिड एंगल के साथ, तो पाई को सीधे 180 डिग्री में लेकर चले जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डिग्री जो है वो प्लेन एंगल के लिए कन्वर्जन है, सॉलिड एंगल के लिए कन्वर्जन नहीं है। तो इसलिए वो गलती आप नहीं करेंगे, है ना। जब भी हम लोगों को अगर कन्वर्जन करना रहेगा तो रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, बट स्टेरेडियन को डिग्री में नहीं बदलेंगे। तो कभी भी इसको 4 पाई स्टेरेडियन को डिग्री में लिखने की गलती मत करना, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को लिखते हुए देखा, बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं 4 इंटू पाई की जगह पे 180 डिग्री लिख देते हैं, और ये 720 डिग्री लिख देते हैं। अरे भाई, पाई की जगह पर 180 डिग्री नहीं लिखना होता है, पाई रेडियन की जगह पर 180 डिग्री लिखना होता है। जबकि यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, रेडियन थोड़ी दिया गया, ये स्टेरेडियन है ना। तो पाई स्टेरेडियन आपका डिग्री में लिखाएगा ही नहीं, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। बात आई समझ में? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत ही अच्छी जानकारी ले ली है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से रिलेटेड। और ये वीडियो लेक्चर बहुत लोगों को कोऑपरेट करेगा जिनको बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्लेन एंगल किसे कहा जाता है, सॉलिड एंगल किसे कहा जाता है। उनके लिए बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की वीडियो है, और सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके दे दी है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, देखता हूँ अगला लेक्चर कौन सी टॉपिक पर तैयार किया जाए आप लोगों के लिए, है ना। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल करते रहिए। ओके।